नमस्कार दोस्तों, शिवम क्लासेस यूपी में आपका स्वागत है। यूपी टेट सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण कार्य होता है। आंसर इसका कला व विज्ञान दोनों। जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको यदि ऐसा प्रश्न आता है तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें एक होगा कला, दूसरा होगा विज्ञान, तीसरा होगा कला व विज्ञान दोनों और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। आप कला व विज्ञान दोनों पे टिक करेंगे क्योंकि जो शिक्षण कार्य होता है ना वो कला व विज्ञान दोनों होता है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया है त्रिमुखी। जहाँ भी आपको शिक्षण प्रक्रिया ये टर्म जहाँ भी दिखेगा ना आप त्रिमुखी पे ही टिक करिएगा, जिसमें कि 3 आयाम है, पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा समाज। ये शिक्षण प्रक्रिया का व्यापक दृष्टिकोण है। वहीं यदि हम बीएस ब्लूम के अनुसार देखते हैं तो यहाँ भी शिक्षण प्रक्रिया जो है वो त्रिमुखी है, लेकिन इसमें जो तीसरा आयाम है वो बदल जाता है। पहला आयाम है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और जो तीसरा आयाम है वो समाज की जगह पे पाठ्यक्रम हो जाता है। ये शिक्षा का प्रक्रिया का संकुचित दृष्टिकोण है। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ठीक है, तो पहला है बालक का, दूसरा है अध्यापक का, तीसरा अभिभावक का, चौथा प्रशासक का। इसमें आंसर पहले ही लगा हुआ है, यह है बालक का। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। बाल मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन को स्वीकारा, उसके बाद मन का त्याग किया, फिर चेतना को स्वीकारा, फिर चेतना का त्याग किया और अंत में वो व्यवहार के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये व्यवहार का सिद्धांत है ना, ये विलियम वुंट का दिया हुआ है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। इसमें पहला होगा अंतर्दर्शन विधि। हमेशा याद रखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है ना वो है अंतर्दर्शन विधि। ये मकतब व मदरसा ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 68,500 में आए हुए प्रश्न हैं। वैसे मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूँ या तो वो यूपी टेट या सी टेट या फिर अन्य राज्य के टेट में आए हुए प्रश्न हैं, लेकिन ये मकतब व मदरसा ये यूपी टेट में भी आए हुए प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपको 68,500 में भी दिखा था। तो मकतब जो होता है ये मुस्लिम समाज से रिलेटेड ये दोनों शब्द हैं। मकतब है, मकतब में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है, प्राथमिक शिक्षा जो कि कक्षा 1 से 5 तक होती है। और ये जो उच्च शिक्षा है ना वो कक्षा 6 से 8 तक होती है। ठीक है, ये मदरसा में प्रदान की जाती है और मकतब में जो है वो प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया विलियम वुंट ने 1861 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रयोगात्मक विधि को प्रस्तावित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान व मानक विज्ञान। यहाँ पे आपको टिक करना है मानक विज्ञान पे। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मानक विज्ञान है। इसके जो भी मानक है ना वो सारे मानक पहले से ही तय होते हैं, उन्हीं मानकों पे शिक्षक को कार्य करना होता है। ये देखिए, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिसमें है रिपब्लिक, ये प्लेटो द्वारा लिखी गई बुक है। एमिल एंड एजुकेशन, ये रूसो द्वारा लिखा गया पुस्तक है। द स्कूल एंड सोसाइटी, ये जॉन डीवी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और संख्या विधि, ये दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसका कथन है? स्किनर का। ये जो क्वेश्चन है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान पे रखेंगे क्योंकि ये 3 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है ये स्किनर का कथन है। और 10वें प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन व उपयुक्त सभी। यहाँ पे उपयुक्त सभी को हम टिक करेंगे क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानव के व्यवहार का अध्ययन भी करता है और मानव के मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करता है और सीखने के तरीकों का अध्ययन भी करता है, ताकि बालक किस तरीके से अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है। यही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, ये होगा 14। ये मैकडूगल जो है ना ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो होती है वो 14 होती है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे।
बाल विकास को सामान्य रूप से 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये चारों अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहला है शैशवावस्था, जो है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक का होता है। दूसरा है बाल्यावस्था, जो 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, 5 या 6 वर्ष, या तो एग्जाम में आपको 5 वर्ष दिखेगा या 6 वर्ष दिखेगा, वहाँ से लेकर के 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। ये बाल विकास के 4 अवस्थाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति से, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा व उपयुक्त सभी के द्वारा। यहाँ पे उपयुक्त सभी के द्वारा हम टिक करेंगे, क्योंकि चरित्र में निर्माण में इच्छा शक्ति का भी होना आवश्यक है, वो बर्ताव एवं व्यवहार का भी होना आवश्यक है, और उच्च नैतिकता का भी होना आवश्यक है। ये सारी चीज़ें मिलाकर के ही चरित्र का विकास होता है। 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदात्मक व उदासीन। यहाँ पे होगा अग्रसक्रिय, क्योंकि जो अभिभावक होता है वही बालक को दिशा निर्देश देता है, वही बालक को ध्यान में रखता है, वही बालक के जो भी व्यवहार में होने वाली परिवर्तन को सर्वप्रथम अभिभावक ही देखता है। तो यहाँ पे अग्रसक्रिय होना चाहिए अभिभावक को। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 15 नंबर प्रश्न, कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक है, इसमें होगा पहला ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, दूसरा है 18 से 24 वर्ष, तीसरा है जन्म से 6 वर्ष और चौथा है 9 से 12 वर्ष। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे 9 से 12 वर्ष। ये 9 से 12 वर्ष जो है ना, इसे ही हम परिपाक काल भी कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये जो 9 से 12 वर्ष है इसे ही हम परिपाक काल भी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परिपाक काल, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है जिसमें था कि परिपाक काल किस वर्ष की अवस्था को कहते हैं। तो यहाँ पे होगा 9 से 12 वर्ष की अवस्था को परिपाक काल कहते हैं। ये देखिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो कि अक्सर आपको परीक्षा में मिलते हैं। पहला है परामर्श, दूसरा है निर्देशन। वैसे देखने में तो दोनों चीज़ें एक समान लगती है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। पहला है परामर्श। परामर्श का संबंध केवल एक व्यक्ति से होता है, क्योंकि परामर्श जो भी है ना वो हम सिर्फ एक व्यक्ति को देते हैं। जैसे कोई यदि हमारे पास आता है तो वो परामर्श के लिए आता है, न कि निर्देशन के लिए। तो हम उसे परामर्श देते हैं कि आपको क्या करना है, जो भी आपकी समस्या है उससे आपको कैसे निपटना है, ये हमारा परामर्श हो जाएगा। इसका आकार निश्चित व सीमित होता है, क्योंकि हम इसको एक व्यक्ति को ही दे रहे हैं। यदि हम इसको एक व्यक्ति को दे रहे हैं तो इसका जो आकार होगा वह निश्चित भी होगा और सीमित भी होगा। अगला कीवर्ड है निर्देशन। निर्देशन का संबंध समूह से होता है, बिल्कुल सही है। इसका आकार परामर्श से अधिक विस्तृत होता है। देखिए ये समूह के लिए कैसे होता है, यदि आप किसी यात्रा कर रहे हैं या फिर किसी के यहाँ गए हैं, या फिर जो भी, जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो उनके केबिन पे लिखा होता है कि जूते चप्पल बाहर उतारें, ये आपको निर्देश दिया जा रहा है, ये हर किसी के लिए है। लेकिन वही यदि आप डॉक्टर से जाके मिलते हैं तो डॉक्टर आपको परामर्श देता है कि आपको दवाइयाँ कैसे लेनी है, आपको क्या क्या परहेज़ करने हैं, ये सारे आपको आ जाएंगे परामर्श में। वो डॉक्टर आपको परामर्श देता है, लेकिन आप क्लिनिक में जाने से पहले या फिर जो डॉक्टर की पर्ची होती है उसमें निर्देश लिखे होते हैं, क्लिनिक कब से कब खुलेगी, ये सारी चीज़ें आपको निर्देशन में आते हैं। तो गाइस यहाँ पे अपनी ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो समाप्त होती है। ऐसे ही मैं